नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम करेंगे अध्ययन। देखिए विद्यार्थियों, राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर समान विचारधारा रखने वाले व्यक्ति शासन शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिन संगठनों का निर्माण करते हैं उन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। देखो, एक होते हैं दबाव समूह। दबाव समूह में भी क्या होते हैं, लोग अपना हित साधने के लिए, अपना पर्सनल निजी हित के लिए समूह बनाते हैं और वो सरकार पर क्या बनाते हैं, दबाव, तो वो कहलाते हैं दबाव समूह। और राजनीतिक दल क्या होते हैं कि इनकी क्या होती है कि इनकी समान विचारधारा होती है। इनकी विचारधारा समान रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको शासन शक्ति चाहिए, अर्थात उनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए वो संगठनों का निर्माण करते हैं और उन्हीं संगठनों को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में विचारधारा के आधार पर 4 प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। अब आपको 4 प्रकार के राजनीतिक दल कैसे मिलेंगे? प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, रूढ़िवादी राजनीतिक दल, उदारवादी राजनीतिक दल और एक है आपका चौथा सुधारवादी राजनीतिक दल। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल कौन से होते हैं? तो ऐसे राजनीतिक दल जो कि पुरानी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं और या उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। ये कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जो पुराना ढांचा ठर्रा है उसको चेंज मत करो। तो वो राजनीतिक दल कहलाते हैं प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। अब रूढ़िवादी राजनीतिक दल कौन से हैं? तो ये वे राजनीतिक दल हैं जो वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात यथा स्थिति में इनका विश्वास रखना चाहते हैं। अर्थात ये तो पुरानी राजनीति, जो पुराना था बस कि भाई वैसा रखो, अभी है वैसा भी नहीं, जो पुराना था वैसा। और ये कहते हैं कि पुराना जैसा था कोई बात नहीं, अभी जैसा है वो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब से आगे कुछ नया परिवर्तन मत करो, जैसा अभी है वैसा ही रहने दो। मतलब यथा स्थिति में इसका विश्वास रहता है। ठीक है, अब आगे है उदारवादी राजनीतिक दल। तो ये कौन होते हैं? ये ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि वर्तमान में जो काम है उसमें परिवर्तन करो और उसमें सुधार करो। तो ये होते हैं उदारवादी राजनीतिक दल। इसके बाद में सुधारवादी। तो सुधारवादी कहते हैं इन राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है वर्तमान में विद्यमान सभी व्यवस्थाओं को हटाकर नए ढंग की व्यवस्था स्थापित करना होता है। अब ये तो चाहते हैं सिर्फ सुधार, ये चाहते हैं सुधार, और ये भी सुधार चाहते हैं, लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये कहते हैं कि पुराने को तो पूरा ही हटाओ और पूरा ढांचा नया बैठाओ। ये कहते हैं कि पूरा नए की जरूरत नहीं है, आप इसमें कुछ सुधार कर दो। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व के देशों में मुख्यतया 3 प्रकार की दलीय प्रणाली होती है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय प्रणाली चलती है आपके चीन और रूस में, द्विदलीय प्रणाली चलती है इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, और बहुदलीय प्रणाली चलती है भारत, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मन, नीदरलैंड। मतलब यहाँ पर तो राजनीतिक चुनाव लड़ने वाला इधर तो सिर्फ एक दल, इधर 2 दलों के बीच है, और अपने यहाँ पर बहुत सारे दल मिलेंगे। देखो, कांग्रेस, भाजपा के अलावा भी आपको तृणमूल कांग्रेस और बसपा, सपा कई मिलेंगे। ठीक है, भारत में दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आप कांग्रेस के नाम से जानते हो, और हाथ का चिन्ह जिसका सिंबल है। इसमें ये 1885 में सर A.O. ह्यूम ने बनाई थी और 1960 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खां और ढाका का नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना 1885 में सर A.O. ह्यूम और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और ढाका का नवाब सलीमुल्लाह। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी M.N. रॉय ने बनाई। 1923 में स्वराज्य पार्टी चिरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी समूह बना। 1951 में भारतीय जनसंघ, 1959 में स्वतंत्र पार्टी और 1952 से 67 में पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। 1952 से लेकर 67 तक पार्टियां यहाँ तक बनी, और इसके बाद में ये है 52 से 67 तक किसका प्रभाव रहा था, ये इतनी पार्टियां बन गई। एक बार यहाँ तक समझ लो कि इतनी पार्टियां बन गई 1959 तक। उसके बाद में 1952 से लेकर जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में 1952 से लेकर के और 67 तक तो आपका प्रभुत्व रहा। 3 चुनाव हुए, तीनों चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। उसके बाद में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1957 में, केरल में बनी थी। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो 1957 में बनी। और कौन से स्टेट में बनी, तो ये स्टेट था आपका केरल, केरल में बनी। ठीक है,
1969 में कांग्रेस दो भागों कांग्रेस संगठन तथा नवीन कांग्रेस इनमें विघटित हो गई थी। कांग्रेस खुद ही 1969 में दो भागों में टूट गई, कांग्रेस संगठन और नवीन कांग्रेस। और 1975-77 में आपातकाल का युग आया था और 1977 में 5 दलों के विलय से गठित जनता पार्टी ने कांग्रेस को केंद्र से भी सत्ता से हटा दिया। अर्थात जब ये आपके आपातकाल लगा, जब ये इमरजेंसी लगी, तो उससे कांग्रेस की छवि पर एक धब्बा लग गया और उसकी वजह से 1977 में 5 दल हैं वो संगठित हुए, विलय हुए और जनता पार्टी ने कांग्रेस को, जो सेंटर में इनकी जो गवर्नमेंट थी, उसको भी धूल चटा दी। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 1977 में लोकसभा चुनावों के परिणाम स्वरूप भारत में पहली बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी को सरकार वो स्थापित हुई। जनता पार्टी की जो सरकार थी वो स्थापित हो गई। जनता पार्टी की स्थापना 5 राजनीतिक इकाइयों से हुई। तो कौन कौन सी 5 राजनीतिक पार्टियां विलय हुई? कांग्रेस ओ कौन सी? कांग्रेस संगठन वाली, यह कांग्रेस संगठन वाली, ठीक है। जनसंघ, भारतीय लोक दल, समाजवादी दल और मई 1977 में प्रथम सत्ता में जगजीवन राम के नेतृत्व वाली लोकतंत्रीय जो कांग्रेस था उसका भी इसमें विधिवत रूप से विलय हो गया। इस प्रकार ये इतने संघ मिलकर के और जनता पार्टी बने, जनता पार्टी का हिस्सा बने और जनता पार्टी को क्या दिलाई? जीत दिलाई और कांग्रेस हो गई पूरी तरीके से समाप्त। उस समय के लिए सत्ता से हट गई। उसके आगे क्या हुआ? जुलाई 1979 में जनता दल के कई महत्वपूर्ण सदस्यों ने जनता पार्टी छोड़कर लोक दल का निर्माण किया। मतलब 1979 में ये निकल गए जनता पार्टी में से, बस इतनी काम चलाओ सरकार थी, थोड़ी दिन चली, छोड़कर लोक दल का निर्माण किया। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और 20 अगस्त 1979 को उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, वे लोकसभा भंग हो गई। तो किसको त्याग पत्र देना पड़ा? 20 अगस्त 1979 को चौधरी चरण सिंह को त्याग पत्र देना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कि जनता पार्टी कांग्रेस का एक मजबूत विकल्प नहीं बन पाई और 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जोरदार क्या की थी? वापसी की थी। उसके बाद में देखो अनिश्चितता का दौर आया। तो अनिश्चितता का दौर 1989 से लेकर 1989 से लेकर 1998 तक का जो दौर है वो भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दौर कहलाता है। अब इसके आगे देखो गठबंधन दलीय व्यवस्था। तो ये 1998 से 2014 तक है गठबंधन दलीय व्यवस्था। कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नामक एक गठबंधन बना था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तो ऐसा एक नया गठबंधन बना किसके नेतृत्व में? कांग्रेस के नेतृत्व में। उसके बाद में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए बनी थी। ठीक है, और 1998 से 2004 तक एनडीए की सरकार रही, 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही थी। ठीक है, और 16वीं लोकसभा में 2014 तक एक दलीय सरकार बनी, भाजपा को पूर्ण मत प्राप्त हुआ था। ठीक है, और 17वें लोकसभा चुनाव 2019 में भी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, भाजपा 303 सीट आई और एनडीए अर्थात भाजपा और उसके सहयोगी दल मिलाकर क्या कहलाते हैं? एनडीए कहलाते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर यूपीए कहलाते हैं। ठीक है, और कांग्रेस की 52 सीट आई थी 17वें लोकसभा चुनाव 2019 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखो 1998 से 2004 तक किसकी सरकार थी? एनडीए की। 2004 से 2014 तक किसकी सरकार थी? यूपीए की। 16वीं लोकसभा कब हुई? चुनाव कब हुए? 2014। 17वीं लोकसभा के 2019। 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें एनडीए की कितने सीटें? 353। भाजपा की कितने? 303। कांग्रेस की कितनी? 52। अब आगे बढ़ते हैं। अगला, अब देखो राष्ट्रीय और जो राज्य स्तरीय दलों को मान्यता। तो देखो राजनीतिक दलों को पंजीकृत कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट कि राजनीतिक दलों को पंजीकृत कौन करता है? चुनाव आयोग। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है और उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। तो ये बात क्या है, इसको एक बार आप समझने का प्रयास करें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 29A है, इसमें जो निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है? राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन करता है।
फिर उन्हें चुनाव चिन्ह भी देता है, ठीक है। और उन्हें चुनाव प्रदर्शन के आधार पर कि भाई उनका चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा, कितने वोट हासिल किए उन्होंने, कितनी जनता में उनकी पेट है, उसके आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तरीय दल और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है कि ये दल है वो राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी बनने जितनी कैपेसिटी रखती है या राज्य स्तरीय कैपेसिटी रखती है, तो उसके आधार पर यह चीज़ होती है, ठीक है। और अन्य दलों को केवल पंजीकृत कर गैर मान्यता प्राप्त घोषित कर देता है। अब यदि योग्यता राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय दल बनने जितनी नहीं रहे तो उन्हें केवल पंजीकृत कर गैर मान्यता प्राप्त घोषित कर देता है। अब राष्ट्रीय दल के रूप में क्या क्या मान्यता की शर्तें क्या है राष्ट्रीय स्तरीय दल बनने के लिए? तो देखो, लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा साथ ही किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। तो ये होती है आपके राष्ट्रीय दल बनने के लिए, राज्य दल नहीं, राष्ट्रीय दल। क्या क्या होती है एक बार फिर देखो कि एक तो उसे जो लोकसभा अथवा जो विधानसभा के जो आम चुनाव हैं उनमें 4 अथवा अधिक राज्यों में जो वैध मत है, टोटल वैलिड वोट है, उनका 6% वोट मिले उनको। साथ ही किसी राज्य या राज्यों में जो लोकसभा में उनको 4 सीटें प्राप्त हो, ठीक है। और या फिर या और क्या कंडीशन होनी चाहिए, या उन्हें लोकसभा में 2% स्थान पर जीत हासिल हो, मतलब लोकसभा की टोटल लोकसभा की 11 सीटें मिले उसको, और कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की सीट आनी चाहिए। टोटल सीट कितनी आनी चाहिए? 11। ये नहीं है कि 2 राज्यों में 11 आकर वो फिनिश हो गया, नहीं, 3 राज्यों में टोटल 11 सीट आ जाए मिलाकर, तो वो एक राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी बनने का दावा पेश कर सकती है। और ये स्थिति निर्वाचन आयोग द्वारा 10 दिसंबर 2000 में मान्यता संबंधी नियमों में किए गए परिवर्तन के पश्चात की गई थी। अर्थात इनके भी जो रूल एंड रेगुलेशन है वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उनमें ये स्थिति निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी 10 दिसंबर 2000 में मान्यता संबंधी जो नियम है उनमें परिवर्तन करने के पश्चात ये लॉ एंड ऑर्डर है वो लागू हुआ था, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में इतना ही, और उसके बाद हम शुरू करेंगे राज्य स्तर दल की जो मान्यता क्या क्या होती है उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।